हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर, that is marginal costing and absorption costing, and this is in the sequence of the study text जो हमारे पास अवेलेबल है। आप 2019 से भी हम देख सकते हैं इसको, 2020 से भी देख सकते हैं। तो हम 2020 को ही ज़रा फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसका जो टेक्स्ट है दोनों स्टडी टेक्स्ट में वो सेम ही है। लेट्स सी कि व्हाट इज मार्जिनल कॉस्ट एंड व्हाट इज एब्जॉर्प्शन कॉस्ट। ठीक है बच्चों, तो कुछ हमारे पार्टिसिपेंट्स अब आ चुके हैं, हम फॉर्मली इसको स्टार्ट कर लेते हैं। हमने बच्चों मालूम करनी होती है यूनिट कॉस्ट, ये जो कि हमारा ऑब्जेक्टिव है टू स्टडी कॉस्ट अकाउंटिंग। अब हमारे पास दो मेथड्स अवेलेबल हैं जो कि फॉलो की जाते हैं और अभी फिलहाल आपके कोर्स में हैं। वन इज मार्जिनल कॉस्ट एंड अदर इज एब्जॉर्प्शन कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट ये कहती है कि आपने जब यूनिट कॉस्ट मालूम करनी है तो उसके अंदर आपने डायरेक्ट मटेरियल लेना है, डायरेक्ट लेबर लेनी है और वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड लेनी है। दिस इज ओनली वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड। तो हमारे पास इन तीनों को जमा करके हमारे पास आएगी प्रोडक्शन कॉस्ट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग। ठीक है, ये जो बच्चों हमारे पास प्रोडक्ट निकलेगी दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन कॉस्ट अंडर मार्जिनल कॉस्ट। ऑन द अदर हैंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के जो एडवोकेट्स हैं वो कहते हैं हमने जब प्रोडक्शन करनी है तो हमें डायरेक्ट मटेरियल भी चाहिए, डायरेक्ट लेबर भी चाहिए, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड भी चाहिए और साथ साथ हमें फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड भी चाहिए होते हैं। कहते हैं कि जब तक आप फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड को यूनिट कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनाएंगे आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट कंप्लीट ही नहीं होती, इनका ये कहना है। ठीक है बच्चों, अच्छा, इनका ये कहना इसलिए है कि आप देखें फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स में क्या चीज़ें आती हैं। हम पहले भी थोड़ा सा इसको ओवरहेड के चैप्टर में पढ़ चुके हैं। इसके अंदर बच्चों आता है रेंट आता है, ठीक है, डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री आती है, सारी प्रोडक्शन फैक्ट्री से रिलेटेड चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर फॉल करती हैं। सारी चीज़ें इसके अंदर फॉल करती हैं, ठीक है। तो ये कहते हैं जब तक आप इसको यूनिट कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनाएंगे तो हमारे पास एग्जैक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं आ सकती। जी बेटा, हमारे पास एग्जैक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं आ सकती। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बोथ दिस मेथड्स इज ओनली ऑफ दिस फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड की वजह से। ठीक है, ये बात एक आप हमने ध्यान में रखनी है कि यूनिट कॉस्ट निकालते वक्त दोनों के जो दरमियान डिफरेंस है ना इज जस्ट बिकॉज ऑफ फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड। ये बात इस चैप्टर में ही हर वक्त घूमती रहेगी और इसी से ही इम्पैक्ट आएगा हमारी दो बातों पे। वन इज ऑफ इन्वेंट्रीज क्योंकि ये यूनिट कॉस्ट का हिस्सा है एंड वन इज ऑफ प्रॉफिट्स। जब ये चीजें हमें अंडरस्टैंड हो जाएंगी कि फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड की वजह से किधर डिफरेंस आता है, इन इन्वेंट्रीज एंड इन, ये जो डिफरेंस है ये लीड करेगा इन वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज एंड जब वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री चेंज हो जाएगी तो इसकी वजह से आपकी क्या क्या चेंजेस होती हैं, इसकी वजह से आपकी चेंज होगी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ठीक है, कॉस्ट चेंज होगी और आपका फिर प्रॉफिट भी चेंज हो जाएगा। ओके, तो इसकी वजह से चेंज आएगी इनटू वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री में। जब इन्वेंट्री की वैल्यू चेंज होती है तो कॉस्ट भी चेंज हो जाती है और प्रॉफिट भी चेंज हो जाता है। इसका एक शॉर्टकट ये आप ध्यान में रख लें कि इफ क्लोजिंग इन्वेंट्री इज ग्रेटर देन ओपनिंग इन्वेंट्री तो हमारे पास एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का जो प्रॉफिट होता है ना वो ज्यादा होता है। ठीक है, बल्कि चलो यहाँ पे लिख लेते हैं हायर। ये एक बात आप अपने ना जहन में ढालो ताकि हम जब चैप्टर को एडवांस करेंगे ना बात सारी करते चले जाएंगे उसमें ये बात आपके जहन में रहे। और
क्या होगा, वाइस वर्सा। ठीक है, इफ क्लोजिंग इन्वेंट्री इज लेस देन, ठीक है, ओपनिंग इन्वेंट्री, फिर वहां पे मार्जिनल कॉस्टिंग का जो प्रॉफिट है ना वो हायर होगा। जी बेटा। सर सर ये जो आपने बताया अभी दो दो पॉइंट्स लिखे सर इसकी लॉजिक इसकी बैक लॉजिक, एंड पे किस तरह, ये सर बैक एंड पे किस तरह प्रॉफिट। जी जी मैं बता रहा हूँ आपको। देखो, इफ क्लोजिंग इन्वेंट्री इज ग्रेटर, हम क्या कह रहे हैं कि क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है हमारी ओपनिंग इन्वेंट्री से ज्यादा है। ठीक है, तो हम कह रहे हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट ज्यादा होगा। और अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री लेस है ओपनिंग इन्वेंट्री से, तो मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट ज्यादा होगा। ये भी मैंने आपको कहा कि ये स्टेटमेंट आप अपने माइंड में रखें, और अभी हम इसको जाके एप्लीकेशन करके देखते हैं इसकी। ठीक है, कि ऐसा क्यों होगा। इसके वजह से होगा बच्चों, देखो जब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है ना, तो आपके ख्याल में यूनिट कॉस्ट किस में ज्यादा आएगी, मार्जिनल में या एब्जॉर्प्शन में? एब्जॉर्प्शन सर। जी, यूनिट कॉस्ट इज हायर इन एब्जॉर्प्शन। ये बात क्लियर हो गई सबको? जब ये बात क्लियर हो गई, और क्लोजिंग इन्वेंट्री, हम क्या कह रहे हैं पहली लाइन में, पहले पॉइंट में, कि जी क्लोजिंग इन्वेंट्री ज्यादा है। किस तरह ज्यादा है? इन टर्म्स ऑफ कर लो, यूनिट्स कर लो, चलो। ठीक है, जब इन टर्म्स ऑफ यूनिट ज्यादा है तो क्लोजिंग की वैल्यू ज्यादा आएगी। ठीक है, जब क्लोजिंग इन्वेंट्री ज्यादा होती है तो कॉस्ट क्या हो जाती है, कॉस्ट लेस हो जाती है। इससे एग्रीड कर रहे हैं कि नहीं? और जब कॉस्ट लेस होगी तो प्रॉफिट ज्यादा होगा। मैं दोबारा बता देता हूँ कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में यूनिट कॉस्ट ज्यादा होती है। अगर आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री ज्यादा हुई इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स, तो इस क्लोजिंग इन्वेंट्री ज्यादा होने से कॉस्ट लेस हो जाती है। क्योंकि कॉस्ट कैसे आती है हमारे सामने, अगर हम गौर करें कॉस्ट कैसे आती है हमारे पास, कॉस्ट आती है बच्चों, हम नहीं कर देते हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस प्रोडक्शन, ये आ जाती है कॉस्ट अवेलेबल फॉर सेल, लेस करते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो हमारे पास आती है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ठीक है, से हम यहाँ कहते हैं कि जी हमारी है ओपनिंग इन्वेंट्री 10 और क्लोजिंग इन्वेंट्री है 12। ठीक है, प्रोडक्शन कहते हैं 100। दिस फिगर जो हो जाएगी वो हो जाएगी 110। इसमें से 12 माइनस करेंगे, कॉस्ट आ गई 98। ठीक है, और हम यहाँ से कर लेते हैं, सेल थी हमारी 150, तो हमारा प्रॉफिट जो आएगा दैट इज 98। ओके, प्रॉफिट हो गया 52। अब ये हमारे पास एक सिनेरियो है, इसमें क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या है, ज्यादा है इन कंपैरिजन टू ओपनिंग। अब हम इसके सामने एक और पैरेलल केस बना लेते हैं जहां पे क्लोजिंग क्या है, कम है। बाकी सारी फिगर यही हैं। इससे कर देते हैं 18 और इसे कर देते हैं 15। देखिए क्या हो रहा है, ये दोनों केसेस हमारे सामने हैं। यहाँ पे क्लोजिंग इन्वेंट्री हाई रखी है हमने, ठीक है, तो हमारे पास प्रॉफिट आ रहा है 52 का। यहाँ हमने क्लोजिंग इन्वेंट्री कम रखी है तो प्रॉफिट आ रहा है कम।
ये जो एग्जांपल हमने यहाँ दी थी, अभी हम इसको मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन के कंपैरिजन से भी जाके समझते हैं, ठीक है। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग जो हमने बात की है कि फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड से क्या इफेक्ट आता है, वेरिएशन ऑफ इन्वेंट्री पे, और उससे कॉस्ट भी इफेक्ट करेगी और उससे प्रॉफिट भी इफेक्ट करेगा, ठीक है बच्चों। और आपके सामने एक एग्जांपल हमने बनाई कि क्लोजिंग इन्वेंट्री ज़्यादा है, तो फिर इस केस में क्या हो रहा है बच्चों, जब क्लोजिंग इन्वेंट्री ज़्यादा होती है तो कॉस्ट देखो क्या आती है, लेस। देखो इस केस में कॉस्ट क्या आ रही है, लेस। इस केस में कॉस्ट क्या आ रही है, ज़्यादा। तो कॉस्ट और प्रॉफिट तो वैसे ही एक दूसरे की जिद होते हैं। तो लेट्स रिव्यू कि जो भी अभी तक देखा है, इसमें क्या हो रहा है कि हमने पढ़ना है मार्जिन एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में, और डिटरमिन करनी है यूनिट कॉस्ट। और हमारे पास मार्जिन कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड होते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर। अच्छा, इसके अलावा मार्जिनल कॉस्टिंग के जो और नाम है ना, इसको वेरिएबल कॉस्टिंग और डायरेक्ट कॉस्टिंग भी कहा जाता है। वेरिएबल कॉस्ट और डायरेक्ट कॉस्ट भी कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो उसके नाम और हैं एडॉप्शन के, इसको फुल कॉस्ट और इसको ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल कॉस्ट भी कहा जाता है। तो ये मुख्तलिफ नाम इसके अवेलेबल हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास आती है प्रोडक्शन कॉस्ट, और हमें फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड को इसको कैसा हिस्सा बनाते हैं, ये हम ओवरहेड के चैप्टर में पढ़ चुके हैं। और वो हमने पढ़ा था कि हमें क्या निकालना पड़ता है बच्चों, प्री डिटरमिन्ड एफओएच रेट। हमें निकालना पड़ता है प्री डिटरमिन्ड एफओएच रेट, जिसकी बेसिस पे हम इसको यूनिट कॉस्ट का हिस्सा बनाते हैं। और वो उसका फार्मूला हमने अंडरस्टैंड कर लिया था, वो क्या था, एस्टिमेटेड एफओएच, ठीक है, डिवाइड बाय एस्टिमेटेड बेस। कोई भी हम एक बेस डिटरमिन करते हैं, और वो बेस को भी हमने कोरिलेशन से अंडरस्टैंड कर लिया था कि वो जो बेस होती है ना, वो हमारे पास कहाँ से आती है। हमने ये डेवलप किया होता है कि हमारी एफओएच की रिलेशनशिप किसके साथ अच्छी है, डायरेक्ट मटेरियल के साथ अच्छी है, डायरेक्ट लेबर के साथ अच्छी है, मशीन आर के साथ अच्छी है, किस चीज के साथ हमारी रिलेशनशिप अच्छी है। वो हमने बेसिस पढ़ी थी, 6 बेसिस, ठीक है, याद हो अगर आपको, वरना मैं यहाँ लिख देता हूँ। वो हमारी बेसिस थी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, ठीक है बच्चों, और इसके अलावा थे प्राइम कॉस्ट, जिसके अंदर डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर दोनों आ जाते हैं, और इसके अलावा थे इसमें मशीन आवर्स, और इसके अलावा हमारे पास है यूनिट्स प्रोड्यूस एंड लेबर आवर्स। ये हमारे पास चीज़ें चलती हैं, ठीक है। अब इसको हम जरा क्विकली रिव्यू करते हैं, हमारे जो सेट टेक्स्ट में चीज़ें दी गई हैं उसमें क्या क्या बातें आती हैं। इसको मैं आपको पहले चैप्टर के जहाँ समरी दी गई है उसी पे हम आते हैं, ताकि आपको ये पता लग जाए कि आप पूरा जो हमने बातें अभी तक की हैं तकरीबन वो सारी इसमें कवर हो गई हैं, और हम जस्ट चैप्टर को जाके रिव्यू करेंगे। दिस इज समरी इज अवेलेबल ऑन पेज नंबर 108. In marginal costing, cost of product is variable production cost only. But in absorption costing, the cost of the product is variable plus fixed production cost. क्या बात आ रही है बच्चों कि प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो जस्ट वेरिएबल होगी इन मार्जिनल, जबकि एब्जॉर्प्शन में वो वेरिएबल प्लस फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट भी होगी, ओके। इन मार्जिनल कॉस्टिंग देयर इज अ कांसेप्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन मार्जिन। अभी हम इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं, व्हाट इज कंट्रीब्यूशन मार्जिन। ये अभी वापस आते हैं। In absorption costing, the cost of the product includes variable production cost plus fixed production overheads estimated by using predetermined absorption rate. ये भी जो बिल्कुल लेटली जो हमने बात की है, ये वही बात आ रही है कि predetermined absorption rate के मदद से ही हम fixed production overhead को unit cost का हिस्सा बनाएंगे। In absorption costing,
over or under absorbed overheads are calculated by comparing absorbed overheads with actual overheads. और जो ओवरहेड के चैप्टर में हमने अंडर अप्लाइड या ओवर अप्लाइड पढ़ा था, उसका कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर आएगा. अच्छा बच्चों, फिर है इसके अंदर इन मार्जिनल कॉस्टिंग द स्टॉक इज वैल्यूड एट वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट ओनली, बट इन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, अब ये बात आ गई स्टॉक की, जो हमने कहा था इन्वेंट्री, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इट इज वैल्यूड एट वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट. This is the reason that the profit figure is different in marginal and absorption costing. तो ये जो सारे चैप्टर की जो बातें कवर हुई वो हो गई. एक ये मार्जिनल कंट्रीब्यूशन मार्जिन वाली बात रह गई है, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. तो अगर हम आए वापस इस रिव्यू के ऊपर, तो यहाँ तक अगर किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे बताएं प्लीज. इन चीज़ों को अभी हमने मेच्योर करना है. ये जो येलो में, इसको बल्कि मैं येलो से ग्रीन करता हूँ, ये जो चीज़ें हैं ना, जस्ट ये आपको बताइए कि आपने ये अभी एक चीज़ होती है कि अपने माइंड में रख लें. जैसे हम कह रहे हैं जी हम कराची जा रहे हैं या हम मरी जा रहे हैं. अब हम मरी पहुंचे नहीं है, जैसे आपको बताया कि हम मरी जा रहे हैं, फिर ये मरी जाके क्या होगा, ये हमने अभी अंडरस्टैंड करना है थ्रू एन एग्जाम्पल. ये थोड़ी सी एग्जाम्पल यहाँ बनाई है, लेकिन बेहतर आपको अंडरस्टैंडिंग आएगी जब हम एक क्वेश्चन करेंगे. तो बच्चों जस्ट आपने इस चैप्टर में क्या अंडरस्टैंड करना है कि यूनिट कॉस्ट मार्जिन में कैसे आती है और यूनिट कॉस्ट एब्जॉर्प्शन में कैसे आती है. ठीक है. अच्छा जी, फिर इसके अंदर हमें फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड निकालने के लिए प्रीडिटरमाइंड फर्स्ट रेट को यूज करना पड़ता है. और एक जो कॉन्सेप्ट इसमें आएगा दैट इज ऑफ कंट्रीब्यूशन मार्जिन. ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन का जो कॉन्सेप्ट है, दिस अगेन रिलेट्स टू ओनली मार्जिनल कॉस्ट, इसके साथ ही रिलेट करता है, इसलिए मैं इसी के नीचे इसका जिक्र कर रहा हूँ. ये बच्चों कंट्रीब्यूशन मार्जिन कहा जाता है सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट. जब आप करते हैं तो आपके पास आता है कंट्रीब्यूशन मार्जिन. सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज कॉल्ड कंट्रीब्यूशन मार्जिन. अब ये जो वेरिएबल कॉस्ट है ना बच्चों, इसके अंदर सारी कॉस्टें होंगी. कौन कौन सी कॉस्टें होंगी? डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड प्लस वेरिएबल सेलिंग एंड मार्केटिंग. अगर वो कोई है तो वो भी इसके अंदर शामिल है. जब हम इससे लेस करते हैं तो ये हमारे पास कहलाता है कंट्रीब्यूशन मार्जिन. ठीक है. और मोर प्रिसाइजली अगर करना हो तो दो किस्म के कंट्रीब्यूशन मार्जिन यूज किए जाते हैं. एक कहलाता है ग्रॉस कंट्रीब्यूशन मार्जिन और एक कहलाता है नेट कंट्रीब्यूशन मार्जिन. ग्रॉस कंट्रीब्यूशन मार्जिन में भी यही इक्वेशन रहेगी, लेकिन सिर्फ रहेगी टू द एक्सटेंट ऑफ प्रोडक्शन से रिलेटेड जो वेरिएबल कॉस्ट हैं, सिर्फ प्रोडक्शन तक. जबकि नेट में ये जो हमने कंट्रीब्यूशन मार्जिन लिखा था, इनफैक्ट ये नेट है कि जितनी भी वेरिएबल कॉस्ट हैं इंक्लूडिंग सेलिंग एंड मार्केटिंग, वो भी आप लेस कर दोगे तो फिर आपके पास आएगा नेट कंट्रीब्यूशन मार्जिन. कंट्रीब्यूशन मार्जिन से मुराद बच्चों ये है इन सिंपल वर्ड्स कि एक यूनिट को जो आप सेल कर रहे हो, ठीक है, जो उसकी सेल प्राइस है, उसमें से आप वेरिएबल कॉस्ट से सारी लेस कर दो. वेरिएबल क्या होती है? जो वेरी करेंगी. अगर सेल बढ़ रही है तो वो बढ़ेंगी, सेल कम हो रही है तो कम होंगी, प्रोडक्शन बढ़ रही है तो बढ़ेंगी, प्रोडक्शन कम हो रही है तो कम होगी. ठीक है. से एक यूनिट आप बेचते हो 10 रुपए का और उसके अंदर मटेरियल, लेबर, एफओएच और वेरिएबल सेलिंग एंड मार्केटिंग एग्जांपल है कमीशन, वो शामिल है, सब कुछ मिला के 6 रुपए का. तो आपके पास कंट्रीब्यूशन कितना आएगा? सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट दैट इज 4. तो ये जो है ना 10, 6 एंड 4, ये क्या होगी? ये दिस इज सेल और ये इसकी वेरिएबल कॉस्ट, जो भी सारी वेरिएबल कॉस्ट है वो होगी, और ये आपके पास कहलाता है कंट्रीब्यूशन मार्जिन. ठीक है बच्चों, ये हमारे पास आता है कंट्रीब्यूशन मार्जिन. और ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन हमारे पास क्या आता है और क्यों आता है और ये क्या करता है? दिस इज अवेलेबल टू मीट फिक्स्ड कॉस्ट.
अगर कंट्रीब्यूशन मार्जिन हमारा इतना होगा कि वो फिक्स कॉस्ट को मीट कर ले, तो जो बाकी रिजल्ट बचेगा दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट। और इस केस में हमारे पास प्रॉफिट आ रहा है 2। ये हमने एक सिंपल एक एग्जांपल बनाई है, से हम कहते हैं ये रुपीज इन थाउजेंड्स है, रुपीज इन थाउजेंड्स। तो बच्चों कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या होता है, इसको दो एस्पेक्ट से समझना है। जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, दिस इज सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। और कंट्रीब्यूशन मार्जिन एक और तरीके से भी निकल सकता है, दैट इज प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट। ये इस तरीके से भी मालूम हो सकता है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन दोनों तरीकों से मालूम हो सकता है। जब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, और अगर हम नीचे से ऊपर कैलकुलेशन कर रहे होंगे तो प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन मार्जिन। कंट्रीब्यूशन मार्जिन बच्चों अवेलेबल ही ऐसे होता है ताकि कंट्रीब्यूशन मार्जिन, यानी कि आपको ये पता लग रहा है कि एक यूनिट अगर आप बेच रहे हो ना 10 रुपए का, उसको बेचने की जो कॉस्ट है उसको ऊपर जो भी कॉस्ट हमारी लग रही है वेरिएबल, यानी कि जब भी यूनिट ये 10 रुपए का बिकेगा इसके ऊपर हमारी कॉस्ट 6 रुपीज आनी है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन है कि हमें इससे प्रॉफिट बच क्या रहा है, और उसमें से भी जब हम फिक्स कॉस्ट लेस कर देंगे तो हमारे पास आएगा नेट प्रॉफिट। दिस इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट। यहां तक बच्चों कोई क्वेश्चन? तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है टर्म है ना बच्चों, यही है ही मार्जिनल कॉस्टिंग में, इसका ताल्लुक एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के साथ नहीं है, इसका ताल्लुक। जी बेटा। सर ये जैसा आप कंट्रीब्यूशन मार्जिन दिखा रहे हैं, तो अगर हम इसके साथ प्रिज्यूम करें कि जैसा ये थोड़ी सी रिलेटेड हमें ये थोड़ी सी सेम है, जैसे हम लोग बनाते हैं ना प्रॉफिट लॉस अकाउंट, जी तो जी उसमें हम लोग जो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकालते हैं, जी जी। तो ये सर वो ही है? नहीं नहीं, देखो बेटा, नेट प्रॉफिट और ये चीजें बिफोर टैक्स और बातें हैं। यहाँ पे मार्जिनल कॉस्टिंग जो है ना, अभी हम इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स पढ़ते हैं। बेसिकली मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ी जाती है डिसीजन मेकिंग के लिए। डिसीजन मेकिंग क्या है कि आपने जब भी एक यूनिट सेल करना है तो आपको उस यूनिट से बचता क्या है। देखो आपसे मैं एग्जांपल देता हूँ, आपको बात समझ आएगी। मैं ट्रेडिंग का बिजनेस कर रहा हूँ, ट्रेडिंग ट्रेडिंग में क्या होता है, जस्ट बाय एंड सेल, बाय एंड सेल। तो मैंने 6 रुपए की चीज खरीदी है और 10 रुपए का बेच रहा हूँ, 6 की खरीदी 10 का बेच रहा हूँ, मुझे फौरन कितने पैसे रुपए की कितने रुपए की बचत हो रही है, 4 रुपीज की। दिस इज माई कंट्रीब्यूशन मार्जिन, दैट इज बाय बाय सेलिंग 1 यूनिट हाउ मच आई एम अर्निंग। ये हम मुझे एग्जैक्टली मुझे पैसे मिल गए, ठीक है। अब ये जो पैसे जो मुझे मिलेंगे ये मैं किस लिए इनको कहाँ यूटिलाइज करूंगा, ये तो वेरिएबल कॉस्ट के मीट करने के बाद मेरे पास पैसे बचे हैं। मेरे पास कुछ फिक्स कॉस्ट भी होती है, जैसे रेंट है, दुकान की सैलरी है, दुकान का रेंट है, दुकान का बिजली का बिल है, जो फिक्स एक्सपेंसेस सारे मेरे हैं। वो कहते हैं कि इसको सेपरेट रखें आप। मार्जिनल कॉस्टिंग कहती है कि फिक्स कॉस्ट को आप सेपरेट रखें। क्यों? क्योंकि ये कौन सी कॉस्ट होती है, पीरियड कॉस्ट। जबकि वेरिएबल कॉस्ट वो कहते हैं दिस इज प्रोडक्ट कॉस्ट। आपको एक दिन बेच के क्या बच रहा है और जो बच रहा है उससे आपने मीट करनी है पीरियड कॉस्टिंग, और उसके बाद आपके पास आएगा नेट प्रॉफिट। जबकि ग्रॉस प्रॉफिट जो है, दिस इज द फिनोमिना ऑफ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। इसमें क्या होता है, ये अभी हम आप समझ लो कि, एक सेकेंड, मैं आपको एक्सप्लेन करूं। ये बच्चों जो कोई फिनोमिना है भी ना, एक मिनट मुझे बात पूरी करने दें, फिर मैं आपके पास आता हूँ। दिस इज द फिनोमिना ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग, ठीक है। ये फिनोमिना है मार्जिनल कॉस्टिंग का। जब हम आते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में, तो हमारे पास वहां पे कॉन्सेप्ट आता है ग्रॉस प्रॉफिट का, ठीक है। उसमें क्या होगा, सेल ही होगी, ये सब कुछ इस तरह होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट। सेल होगी और यहाँ पे हम लिखेंगे जस्ट उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है। तो हमारे पास आएगा ग्रॉस प्रॉफिट, और इसमें से हम लेस करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जिसके अंदर सेलिंग एंड मार्केटिंग आते हैं। जब ये हम लेस करेंगे तो हमारे पास आएगा नेट प्रॉफिट।
ये कॉन्सेप्ट है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का। मैं एक मिनट पूरा बात कर लेता हूँ फिर आपके पास आता हूं। जी बच्चों, तो ये जो आपके सामने चीज नजर आ रही है, दिस इज मार्जिनल कॉस्टिंग, और उसके अंदर टर्म यूज होती है कंट्रीब्यूशन मार्जिन। जबकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या कहती है कि हम यूज कम करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट, ठीक है। और इसको भी मैं और एक्सप्लेन करता हूँ। ये फिनोमिना है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का, और वो यूज करती है ग्रॉस प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट, और वो क्या कैसे करती है, सेल लेस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कर लो आप इसको। तो आपके पास आएगा ग्रॉस प्रॉफिट, इसमें से आप लेस करते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या आता है, सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस। अब बेशक वो फिक्स्ड है या वेरिएबल, यहाँ पे भी फिक्स और वेरिएबल दोनों आ गए, क्योंकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर फिक्स भी शामिल होते हैं, और यहाँ पे वेरिएबल आ गए, और हमारे पास आएगा प्रॉफिट। अब आप बात करें तो सर यहाँ से अभी जो आपने कहा कि प्रोडक्शन एब्जॉर्प्शन कॉस्ट में जो प्रोडक्शन कॉस्ट में वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स प्लस फिक्स ओवरहेड्स दोनों होते हैं, ठीक है। अभी आपने और ये यहाँ आपने कंट्रीब्यूशन मार्जिन में जो आपने वेरिएबल कॉस्ट आपने लिखा, तो इसमें आपने आगे सेलिंग एंड मार्केटिंग एक्सपेंस भी आपने बताया कि बेसिकली वेरिएबल कॉस्ट के अंदर सेलिंग एंड मार्केटिंग एक्सपेंस इंक्लूड होता है ऑलरेडी। जी जब जी आपने यहाँ पर अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में जब आप यहाँ पर आए तो ग्रॉस प्रॉफिट के नीचे ऑपरेटिंग एक्सपेंस लिख रहे हैं, तो सर ये ऑलरेडी जब प्रोडक्शन कॉस्ट में सेलिंग एंड मार्केटिंग एक्सपेंस इंक्लूड होगा तो इसको आप दोबारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्यों जाके माइनस कर रहे हैं? ठीक है। देखो, ये एक तरीका है, ये वाला जो तरीका है ना, ये एक तरीका है इनकम स्टेटमेंट बनाने का, ये वाला, ठीक है। इसको हम एक शेड दे देते हैं, ये एक तरीका है, एंड दिस इज द अदर वे। अच्छा जी, दोनों में क्या फर्क आ रहा है, साफ फर्क आपको नजर आ रहा होगा, और वरना अगर हम इसको हाईलाइट भी कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो वेरिएबल कॉस्ट है ना, दिस इंक्लूड्स ऑल वेरिएबल इंक्लूडिंग प्रोडक्शन प्लस नॉन प्रोडक्शन, लाइक मार्केटिंग, सेलिंग, कोई भी जो कॉस्ट है वो सारी इसके अंदर आ रही। और यहाँ पे भी फिक्स कॉस्ट में भी बोथ प्रोडक्शन एंड नॉन प्रोडक्शन दोनों इसके अंदर आ रही, ठीक है। जबकि इस कॉस्ट को छोड़ के अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर जस्ट प्रोडक्शन की वेरिएबल और इसके अंदर उसकी फिक्स कॉस्ट आ रही है। और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर हमारे पास नॉन प्रोडक्शन के ये वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट आ रही। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मार्जिनल एंड अब्जॉर्प्शन, दिस इज द डिफरेंस। जी बेटा। तो सर इसके बाद हम ये अज्यूम करेंगे कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में जो वेरिएबल कॉस्ट होती है उसमें सिर्फ प्रोडक्शन एक्सपेंसेस आते हैं, जी जी और जो बिल्कुल। मार्जिनल कॉस्ट ये और ये जो देखो, वेरिएबल सर। जी जी, हमारे पास एब्जॉर्प्शन जब हम पढ़ रहे हैं ना, स्क्रीन व्यू हो रही है ना, या बड़ा करूं थोड़ा स्क्रीन का व्यू? सर इसका मतलब जो मार्जिनल कॉस्टिंग में जो वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स लिखे हैं और जो अब्जॉर्प्शन में वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स लिखे हैं ये दोनों डिफरेंट हैं एक दूसरे से। नहीं, कैसे? क्योंकि आपने कहा कि अब्जॉर्प्शन में जो वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स लिखे हैं बेसिकली इसमें सिर्फ वो प्रोडक्शन वेरिएबल जो प्रोडक्शन से रिलेट करते हैं वो है सिर्फ, जी जी लेकिन आपने जब मार्जिनल कॉस्टिंग में कहा कि जो वेरिएबल कॉस्ट होगी इसमें प्रोडक्शन प्लस नॉन प्रोडक्शन दोनों होंगे, तो ये डिफरेंट हो गए ना एक दूसरे से। जी जी, मैं बताता हूँ। देखो, हमें ये तो पता है कि एक होती है प्रोडक्शन कॉस्ट, एक होती है नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट, इसके ऊपर कोई डाउट? नो सर। ठीक है जी। अच्छा, जब हमने यूनिट कॉस्ट निकालनी है ना मार्जिनल में, तो वो सिर्फ वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड को लेती है, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड। इट डज नॉट इंक्लूड
वेरिएबल सेलिंग एंड मार्केटिंग, इसके अंदर ये शामिल नहीं है। प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर टोटल वेरिएबल कॉस्ट में शामिल है, लेकिन प्रोडक्शन की कॉस्ट में शामिल नहीं है। ये बात ध्यान में रहे, ठीक है बच्चों? जी तो या बाकी जो क्लास है हमारे साथ, बात समझ आ रही है? प्रोडक्शन कॉस्ट जब निकालनी है हमने, प्रोडक्शन कॉस्ट, उसके अंदर सिर्फ प्रोडक्शन रिलेटेड खर्चे लिए जाते हैं, इन मार्जिनल कॉस्टिंग में भी और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में भी। प्रोडक्शन से रिलेटेड यूनिट कॉस्ट जब भी बननी है, वो सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्टों से बनती है, वो सेलिंग और मार्केटिंग से नहीं बनती। ओके सर। ठीक है, अब हम आते हैं अपने चैप्टर की तरफ जो हमने ये बात की। इन मार्जिनल कॉस्टिंग देयर इज अ कांसेप्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन मार्जिन। दैट इज कंट्रीब्यूशन मार्जिन कैसे आता है? सेल माइनस ऑल वेरिएबल कॉस्ट, बोथ प्रोडक्शन एंड नॉन प्रोडक्शन। To arrive at profit, all fixed costs, both production and non-production, should be deducted from contribution margin. जब हमने प्रॉफिट पे अराइव होना है तो हमें ऑल फिक्स कॉस्टें, बोथ प्रोडक्शन एंड नॉन प्रोडक्शन, शुड बी डिडक्टेड कहां से? फ्रॉम कंट्रीब्यूशन मार्जिन। यही मैंने आपको सामने बात की है कि हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन आया, इसमें से हमने फिक्स कॉस्टें प्रोडक्शन की हैं या नॉन प्रोडक्शन की हैं, जो भी हैं, हमने उनको माइनस कर देना है, तो हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट। ओके, लेट्स सी कि अब हमारे पास क्या क्या इस चैप्टर में कवर होगा। वो मरी वाला रास्ता हमने याद रखा हुआ है कि हमने मरी जाना है, और वो देखते हैं मरी कैसे हम जाते हैं। लेट्स हैव अ लुक एट द स्टार्ट ऑफ द चैप्टर। की चैप्टर में उसने क्या बातें की थी। तो हमारा ये चैप्टर थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से अभी कंप्लीट हो चुका है। जस्ट इसके कुछ की पॉइंट्स को एक दफा देख लेते हैं। इन मार्जिनल कॉस्टिंग, ओनली वेरिएबल कॉस्ट, दैट इज मार्जिनल कॉस्ट, आर चार्ज टू द कॉस्ट ऑफ मेकिंग एंड सेलिंग अ प्रोडक्ट और सर्विस। देखो, हमने कहा था मार्जिनल कॉस्टिंग एक और नाम वेरिएबल कॉस्ट भी है, इसका एक नाम डायरेक्ट कॉस्ट भी है। फिक्स्ड कॉस्ट आर ट्रीटेड एज पीरियड कॉस्ट and are deducted from profit. They are charged in full against the profit of the period in which they are incurred. हमने यहाँ बात की है कि ये जो हमारे पास फिक्स कॉस्ट होती है, इसको हम क्या लेते हैं? पीरियड कॉस्ट। इसका ताल्लुक पीरियड से होता है, क्योंकि ये पर मंथ की बेसिस पे पे होती है, ना कि पर यूनिट की बेसिस पे पे। जो पर यूनिट की बेसिस पे होती है उसे कहते हैं प्रोडक्ट कॉस्ट। ठीक है, और प्रोडक्ट कॉस्ट को भी हमने दो हिस्सों में कर लिया है, वन रिलेटेड टू प्रोडक्शन एंड अदर रिलेटेड टू नॉन प्रोडक्शन। In absorption costing, variable cost as well as fixed production cost are charged to the cost of making the product or service. Fixed production costs are absorbed using a predetermined absorption rate. अब हमने जो हमारे पास फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स होते हैं उसको भी पर यूनिट की बेसिस पे लाना है, लेकिन हम उसको पर यूनिट के बेसिस पे लाने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही तरीका है, दैट इज प्री डिटरमाइंड एब्जॉर्प्शन रेट। क्यों बच्चों? क्योंकि ये जो एफओएच है ना, ये तो होते हैं टोटल में। ये किस में होते हैं? टोटल। जैसे पर मंथ मेरा 5 लाख रुपए रेंट होगा या फलाना होगा फलाना होगा। अब मैंने उसको यूनिट पे कैसे लेकर आऊं? तो यूनिट के लिए मुझे कोई ना कोई बेस रखनी पड़ती है कि मैं 50,000 यूनिट बनाऊंगा, मैं 50,000 डायरेक्ट लेबर आवर्स बनाऊंगा एंड सो ऑन। ये हमने जो बातें यहाँ पे लिखी हैं, ठीक है, ये हमारे लिए सारी कोई बेसिस बन जाती है। ओके, तो हमें हेल्प लेनी पड़ती है किसके लिए? थ्रू प्री डिटरमाइंड एफओएच रेट, ताकि हम यूनिट कॉस्ट निकाल सकें। अच्छा, in marginal costing, the closing stock are valued at marginal variable production cost. Production cost, कौन सी cost? Variable production cost. Whereas in absorption costing, stocks are valued at their full production cost, which includes absorbed fixed production overhead. ये कॉस्टिंग के बाद आगे स्टॉक कैसे डिटरमाइन होगा? जब आप यूनिट कॉस्ट ही यहीं से निकालेंगे ना, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड, तो स्टॉक इसके ऊपर डिपेंडेंट हो रहा है। इस केस में इसके ऊपर डिपेंडेंट हो रहा है, और हमने ये बात की है कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में यूनिट कॉस्ट क्या होती है? हायर होती है। क्यों हायर होगी? क्योंकि इसके अंदर फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड का पोर्शन शामिल है। अब ये बात आ गई, इफ द ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक लेवल डिफर्स, द प्रॉफिट फॉर द अकाउंटिंग पीरियड अंडर टू मेथड्स ऑफ कॉस्ट एक्युमुलेशन will be different because the two systems value stock
डिफरेंटली, क्योंकि हम स्टॉक की वैल्यू ही डिफरेंट कर रहे हैं, तो उससे हमारा स्टॉक भी डिफरेंट होगा और प्रॉफिट भी डिफरेंस होगा। देखा ना, वेरिएशन ऑफ इन्वेंट्री जब होगी तो उससे हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी डिफरेंट आएगी और हमारा प्रॉफिट भी डिफरेंट आएगा। ठीक है बच्चों, ये वाली बातें जो हमने की ना, वो ये हमने येलो में हाईलाइट कर दी, जो फिक्स से रिलेटेड कर रही। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। तो हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं क्या, मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्टिंग, रिपोर्टिंग प्रॉफिट विद मार्जिनल कॉस्टिंग, रिपोर्टिंग प्रॉफिट विद एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, और फिर इन दोनों को कंपेयर भी करेंगे। तो बच्चों जो टर्मिनोलॉजीज यूज हो रही हैं इसमें, मैंने ये वन बाय वन हाईलाइट भी की हुई है। पहले मार्जिनल कॉस्ट देख लो क्या क्या है। मार्जिनल एक प्रोडक्शन कॉस्ट है, एक मार्जिनल कॉस्ट ऑफ सेल है, और एक मार्जिनल कॉस्ट ऑफ सेल फॉर अ सर्विस है। तो मार्जिनल प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है, ये हम सारी बातें कर चुके हैं, जस्ट यहाँ पे एक रिव्यू दे रहा हूँ आपको। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, एनी डायरेक्ट एक्सपेंसेस जस्ट लाइक रॉयल्टी, जो कि पर यूनिट के बेसिस पे प्रोडक्शन पे आपने पे करनी है, एंड वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड। ये देखो सिर्फ बच्चों ये प्रोडक्शन से रिलेटेड बातें हो रही थी, तो जो प्रोडक्शन से बातें रिलेटेड बातें हैं सिर्फ उनका जिक्र आया। लेकिन जब हम कॉस्ट ऑफ सेल निकालनी है तो इसके अंदर बच्चों ये देखो, ये भी आ जाएंगे इसके अंदर, ये भी इसके अंदर फॉल करेंगे। जब कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालनी, क्या प्रोडक्शन कॉस्ट तो होगी होगी, यानी कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड, ये जो ऊपर वाली सारी बातें थी ये तो एज इट इज है ही है इसके अंदर, ये तो एज इट इज आ गई। प्लस क्या आ गया, अदर वेरिएबल ओवरहेड, और वो कौन से हैं, जैसे सेलिंग एक्सपेंसेस, वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस लाइक कमीशन। ठीक है, तो वो भी इस कॉस्ट ऑफ सेल्स का हिस्सा बनेगा। जब भी अगर आप देखें तो हमने जब इसकी कॉस्ट निकाली है ना, तो उसके अंदर प्रोडक्शन भी डाला है और नॉन प्रोडक्शन भी डाला है। जबकि मार्जिनल कॉस्ट ऑफ सेल फॉर अ सर्विस क्या है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड वेरिएबल ओवरहेड। ओके, यानी कि प्रोडक्ट और सर्विस की बात है और भी बात नहीं है। अच्छा, इसमें बच्चों एक ही चीज हो सकती है, आपकी जो बात डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होती है ना, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट अगर वो आप पे कर रहे हो पर आवर की बेसिस पे, तो वो आपकी क्या हो जाएगी, वेरिएबल या पर यूनिट की बेसिस पे। लेकिन अगर आप उसको पे कर रहे हो फिक्स सैलरी, जैसे मंथली सैलरी दे रहे हो, तो फिर वो वेरिएबल नहीं रहेगा, बल्कि वो क्या बन जाएगी, फिक्स कॉस्ट बन जाएगी। ठीक है, ये एग्जांपल आप देख लें, इट इज यूजुअली अज्यूम्ड दैट डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आर वेरिएबल। हम डायरेक्ट लेबर कॉस्ट को वेरिएबल कॉस्ट ही कंसीडर करते हैं, but often direct labor cost might be fixed cost and so would not be included in marginal cost. For example, if the workers are not being paid on piece rate basis but rather on fixed salary, हम piece rate को समझ चुके हैं कि जब हम एक यूनिट की बेसिस पे पेमेंट करते हैं। अच्छा जी, वेरिएबल ओवरहेड जो है हमारे पास वो दो किस्म के हैं, एक है वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स और एक है वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। एडमिन के ज़्यादातर जो एक्सपेंसेस होते हैं ना, वो फिक्स्ड ही होते हैं, उसके अंदर वेरिएबल का पोर्शन नहीं होता, लेकिन कभी आ भी सकता है, ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है जी। अच्छा बच्चों, इसके बाद हम एक पास कुछ असम्पशंस हैं मार्जिनल कॉस्टिंग, वो ये है कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज अ कांस्टेंट वैल्यू। वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास कांस्टेंट रहेगी। अभी हमने लास्ट चैप्टर लेबर का देखा है कि उसमें लर्निंग कर्व का इफेक्ट आता है, जिसकी वजह से वेरिएबल कॉस्ट भी वेरी करती है। लेकिन हम मार्जिनल कॉस्टिंग के चैप्टर को पढ़ते वक्त ये अंडरस्टैंड करेंगे कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज अ कांस्टेंट वैल्यू, कि अगर एक यूनिट को बनाने के लिए हमारी वेरिएबल कॉस्ट 2 रुपये है, तो 2 के लिए 4 रुपये होगी, 3 के लिए 6 रुपये होगी, एंड सो ऑन। इसके अंदर कोई इकोनॉमीज ऑफ स्केल, कोई सिनर्जी, कोई लर्निंग कर्व का इफेक्ट नहीं है। दिस इज द assumption ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। एंड फिक्स कॉस्ट विल रिमेन द सेम। फिक्स कॉस्ट जो हमारी, जैसे रेंट है 5 लाख रुपए, तो वो सेम ही रहेगा, बेशक हम 1 यूनिट बनाएं, हम 2 यूनिट बनाएं, हम 5 लाख यूनिट बनाएं, क्योंकि वो पे हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ द पीरियड, नॉट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड। तो फिक्स कॉस्ट विल रिमेन द सेम। ये मार्जिनल कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट है। ओके, हम फिर बाद में आके ये भी अंडरस्टैंड कर लेंगे, चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग जब कर लेंगे कि मार्जिनल कॉस्टिंग क्यों हमारे लिए हेल्पफुल है, इसको जरा थोड़ी देर के लिए हम होल्ड ऑन करते हैं ताकि हम अपने बेसिक्स पे रहें। अच्छा बच्चों, कंट्रीब्यूशन मार्जिन की हमने बात कर ली। कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज इक्वल टू सेल माइनस
वेरिएबल कॉस्ट। और ये कंट्रीब्यूशन किस लिए अवेलेबल होता है? टू मीट फिक्स कॉस्ट एंड टू गिव अस प्रॉफिट। जैसा मैंने आपको कहा था कि दो बात तरफ से आएगा, ये सेल में से जब वेरिएबल कॉस्ट लेस करेंगे जब कंट्रीब्यूशन मार्जिन आएगा, या आप ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन किस लिए अवेलेबल होता है? टू मीट दिस फिक्स कॉस्ट एंड टू गिव अस प्रॉफिट। तो अगर हम इन दोनों को जमा करेंगे जब भी कंट्रीब्यूशन मार्जिन में पहुंचेंगे, और सेल में से जब वेरिएबल कॉस्ट लेस करेंगे तो भी कंट्रीब्यूशन मार्जिन पे पहुंचेंगे। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन इनफैक्ट किस लिए है? कंट्रीब्यूट कर सके टूवर्ड्स कवरिंग फिक्स कॉस्ट एंड टू मेक अ प्रॉफिट। तो आपको जब भी बिजनेस करना है बच्चों, क्या करना है? बिजनेस। और बिजनेस किया जाता है प्रॉफिट के लिए। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन की फिगर हमेशा क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव। अगर कंट्रीब्यूशन मार्जिन पॉजिटिव होगा तो वो फिक्स कॉस्ट को मीट कर सकेगा और कुछ प्रॉफिट दे सकेगा। अगर कंट्रीब्यूशन मार्जिन ही कभी नेगेटिव हो जाए, क्या हो गया भाई? कंट्रीब्यूशन मार्जिन हो गया -2, तो प्रॉफिट हमेशा क्या रहेगा? वो लॉस ही रहेगा। वो क्या रहेगा बच्चों? लॉस ही रहेगा। कंट्रीब्यूशन यानी कि आप जब खरीद 12 की रहे हो और बेच 10 की रहे हो, तो आपको तो स्ट्रेट अवे बाइंग एंड सेलिंग में ही नुकसान हो रहा है, और उसके अलावा भी आपने फिक्स कॉस्ट मीट करनी है, लाइक रेंट, सैलरीज, बिल वगैरह, तो आपको तो लॉस होना ही होना है। तो फॉर ए बिजनेसमैन कंट्रीब्यूशन मार्जिन शुड नेवर बी नेगेटिव, क्योंकि इसने मीट करना है आपकी फिक्स कॉस्ट को। ठीक है बच्चों? तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन आता है सेल्स माइनस ऑल वेरिएबल कॉस्ट, और इसके अंदर मैंने आपको दो कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए हैं। वन इज ग्रॉस कंट्रीब्यूशन मार्जिन, कभी आपको ये भी मिल सकता है वर्ड ग्रॉस कंट्रीब्यूशन मार्जिन, और एक आपको मिल सकता है नेट कंट्रीब्यूशन मार्जिन। तो नेट में से सारी वेरिएबल कॉस्ट लेस होंगी, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड एंड वेरिएबल सेलिंग एंड मार्केटिंग। जबकि ग्रॉस कंट्रीब्यूशन मार्जिन का अगर वर्ड आएगा तो सिर्फ प्रोडक्शन रिलेटेड वेरिएबल कॉस्ट लेस होंगी, बाकी लेस नहीं होंगी। यहां तक बात क्लियर हो गई? अच्छा जी, अब मार्जिन कॉस्टिंग शायद आपने जब रिपोर्ट करना है प्रॉफिट्स को, तो आपको ये बात ध्यान में रहे कि हमारे पास जो स्टॉक बनेगा ना, ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री, दोनों इन्वेंट्रीज सिर्फ वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट पे बनेंगी। ओनली वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड। ठीक है, जैसे इसकी एक एग्जांपल यहाँ पे दी गई है। सेल्स की वैल्यू आ गई, डायरेक्ट कॉस्ट, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट, टोटल मार्जिनल कॉस्ट आपके पास बनी। सेल में से हमने मार्जिनल कॉस्ट लेस की तो हमारे पास आ गया कंट्रीब्यूशन मार्जिन। इसमें से फिक्स कॉस्ट लेस करेंगे तो हमारे पास आएगा प्रॉफिट। यही इनकम स्टेटमेंट अभी हमने यहाँ पे बनाई हुई है इनफैक्ट, दैट इज सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन मार्जिन, उसमें से फिक्स कॉस्ट लेस करेंगे तो हमारे पास आएगा प्रॉफिट। ओके, इसकी आप और एग्जांपल देखते हैं। अच्छा बच्चों, अब हमें ये पता, हमने अंडरस्टैंड कर लिया कि वेरिएबल कॉस्ट जो है वो क्या रहती है? सेम रहती है फॉर एवरी यूनिट, और यूजली सेल प्राइस भी सेम रहती है फॉर एवरी यूनिट। तो इसका मतलब है कंट्रीब्यूशन मार्जिन भी सेम रहेगा फॉर एवरी यूनिट। मैं बात को रिपीट करता हूँ, मार्जिन कॉस्टिंग में हमने ये बात की है कि हमारी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या रहेगी? सेम रहेगी, और यूजली सेल प्राइस भी हमारी पर यूनिट सेम होती है। ठीक है, तो जब दोनों चीजें सेम होंगी तो रिजल्टेंटली क्या निकलता है? सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज कंट्रीब्यूशन मार्जिन, तो हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन भी सेम रहेगा। इसकी एग्जांपल अभी हम ये देख लेते हैं कि आपके सामने नजर आएगी। देखो बच्चों, आप ना दो प्रोडक्ट्स बेच रहे हो, अ कंपनी मैन्युफैक्चर एंड सेल्स टू प्रोडक्ट्स ए एंड बी। प्रोडक्ट है ए हैज अ वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 6 एंड सेल्स फॉर 10, तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन ए का कितना हो गया बच्चों? 4 रुपीज। ये आपके सामने आ रहा है, ए का कंट्रीब्यूशन मार्जिन हो गया 4 रुपीज। Likewise, product B has a variable cost of 8 and sells for 15, तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना हो गया पर यूनिट? 7। ओके, ड्यूरिंग द पीरियड 20,000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए एंड 30,000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट बी वर सोल्ड। आपने इस पीरियड के दौरान 20,000 ए के और 30,000 बी के बेचे हैं, तो एक यूनिट पे कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना है? 4। तो 20,000 इंटू 4 आपको कंट्रीब्यूशन मिलेगा 80,000, एंड बी की यूनिट्स हैं 30,000 एट द रेट ऑफ 7, 210,000। इन दोनों को जमा किया बन गया 290,000, और आपकी इस पीरियड की फिक्स कॉस्ट है 260, तो 260 में से लेस की तो आपके पास आ गया प्रॉफिट। तो आप रात दिन पूरी इनकम सेल्स लिखते, फिर वेरिएबल, फिर आप कॉस्ट लिखते, फिर कंट्रीब्यूशन मार्जिन पे आते,
तो हम इस तरीके से भी इस इनकम स्टेटमेंट को बना सकते हैं, क्योंकि कंट्रीब्यूशन मार्जिन भी ऊपर जो हमने हाईलाइट किया है, इसका मतलब कि फॉर that this means that the contribution earned from selling each unit of the product is the same. A के लिए 4 है, B के लिए 7 है, and this is same for all units. तो इसके 20,000 यूनिट थे, हमने 20,000 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसके 30,000 यूनिट थे, उससे मल्टीप्लाई किया और हमारे पास टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन आया, उसमें से हमने फिक्स कॉस्ट लेस की, तो हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट। ठीक है बच्चों, यहां तक बात क्लियर है? ओके, अच्छा बच्चों, अब हमने देखा कि सेल में से हम कॉस्ट लेस कर रहे हैं तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ रहा है, और उसमें से हम फिक्स कॉस्ट लेस कर रहे हैं तो हमारे पास प्रॉफिट आ रहा है। लेकिन अब हम लेकर आ गए हैं इन्वेंट्रीज को भी, ओपनिंग इन्वेंट्री एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री। हमें बात ये ध्यान में रहे कि हमारे पास कॉस्ट कैसे आती है, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस प्रोडक्शन कॉस्ट लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री, हमारे पास आ जाती है कॉस्ट। ठीक है, जैसे हमने यहाँ बात की थी, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस प्रोडक्शन लेस क्लोजिंग, तो हमारे पास क्या आ जाती है, कॉस्ट आ जाती है। ठीक है, हमें ये तरीकेकार पता है कि हमने अगर कॉस्ट निकालनी हो, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालनी हो, तो हमारे पास किस तरीके से आती है। दैट इज ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस प्रोडक्शन लेस क्लोजिंग, हमारे पास आ जाती है कॉस्ट। यही बात यहाँ लिखी गई है। इन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ सेल्स इज कैलकुलेटेड एज ओपनिंग इन्वेंट्री वैल्यू प्लस प्रोडक्शन कॉस्ट इनकर्ड द पीरियड माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। और मार्जिनल कॉस्टिंग में भी ऐसे ही होता है बच्चों, कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे आएगी, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस प्रोडक्शन कॉस्ट माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो ये आपके सामने एक एग्जांपल आ रही है इसकी। और हमें याद रहे कि मार्जिनल कॉस्टिंग में सिर्फ हम वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट को लेते हैं। ये बात लिखिए, मार्जिनल कॉस्टिंग में जो हमारे पास ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी, वो किस पे होगी, सिर्फ वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट पे, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट। दिस इज सेल्स, ये ओपनिंग इन्वेंट्री आ गई हमारे पास 5,000 रुपए की। ठीक है, इस दफा की जो प्रोडक्शन कॉस्ट हमने इनकट की 60,000, 30,000 एंड 15,000, दैट इज 110,000 टोटल सारा मिला के हो गया। इसमें से क्लोजिंग इन्वेंट्री लेस कर दी, तो ये हमारे पास आ गई वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ सेल्स, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ सेल्स। इसके बाद हमने लिखा है इसमें वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, तो ये अब हमारे पास टोटल बन गई है वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये दिस इज वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड दैट इज वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ सेल्स। जब हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट को सेल में से लेस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कंट्रीब्यूशन मार्जिन। और इसके बाद हम जितनी भी हमारी फिक्स कॉस्टें हैं हम उनको लेस करेंगे, जैसे प्रोडक्शन की फिक्स कॉस्ट है, एडमिनिस्ट्रेशन की फिक्स कॉस्ट है, सेलिंग की फिक्स कॉस्ट है, ये टोटल फिक्स कॉस्ट हमने लेस की तो हमारे पास आएगा प्रॉफिट। तो ये वाली जो इनकम स्टेटमेंट बनी है, इसके अंदर नई चीज जो आई है वो आई है ओपनिंग इन्वेंट्री, और मार्जिनल कॉस्टिंग में ये वैल्यू होगी उसके ऊपर सिर्फ वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट के ऊपर। इसी तरह हमारे पास आ गई क्लोजिंग इन्वेंट्री जो कि वैल्यू होगी ओनली वेरिएबल कॉस्ट के साथ। ठीक है बच्चों, यहां तक बात समझ आ गई? और अगर आपके पास ओपनिंग और क्लोजिंग सेम है, ठीक है, तो आपको इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। जस्ट आप वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ सेल्स जो आपके पास आ रही है उसको और वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को सेल में से लेस कर दें, तो आपके पास आ जाएगा कंट्रीब्यूशन मार्जिन। और उसमें से फिर जैसे आप ये देखें, अगर आपके पास वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट है 102, 102 आपने लिखी, 18 ये लिखी, ये 120 की 120 आ गई, 120 लेस करेंगे तो 320 ही कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ रहा है। और इसको फिर आप लेस कर देंगे फिक्स कॉस्ट, तो आपके पास प्रॉफिट सेम फिगर आएगी जो यहाँ पे भी आ रही। ठीक है, इसको चलो अभी हम जाके एक एग्जांपल में और भी समझते हैं। अच्छा जी, अब हम आ रहे हैं, सॉरी क्या जो है, कैलकुलेशन ऑफ मार्जिन कॉस्ट प्रॉफिट, एक एग्जांपल हमें दी जा रही है
और आपसे कहा जा रहा है कि प्रॉफिट मालूम करें, ठीक है, अंडर सिंगल प्रोडक्ट। तो ये एग्जांपल आसान सी है। एक और चीज़ में हम आते हैं, अभी वो देख लेते हैं। हाँ जी, रिपोर्टिंग प्रॉफिट विद एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, रिपोर्टिंग प्रॉफिट विद एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। अच्छा जी, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में जब इन्वेंट्री की वैल्यूएशन होगी तो उसके अंदर बच्चों फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड भी आ जाता है, ठीक है। और जब फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड इसके अंदर आएगा तो उसको हम कहते हैं फुल प्रोडक्शन कॉस्ट, फुल प्रोडक्शन कॉस्ट। सर आपकी आवाज बहुत आहिस्ता आ रही है। जी मैं अब बेटा आप मुझे फीडबैक देना कि आवाज़ ठीक हुई कि नहीं। अब हम देख रहे यस हैं सर, सही हो। रिपोर्टिंग प्रॉफिट विद एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। अब हम आ गए हैं एब्जॉर्प्शन में, ठीक है। जो हमने यहाँ पे ये टेबल बनाया था, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में जब प्रॉफिट निकलेगा तो कैसे निकलेगा, सेल लेस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, और इसके अंदर प्रोडक्शन और के वेरिएबल भी होंगे और फिक्स भी होंगे, और जो हमारे पास आएगी फिगर वो ग्रॉस प्रॉफिट होगा, और उसमें से हम मार्केटिंग और सेलिंग के भी फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों लेस करेंगे तो हमारे पास आएगा नेट प्रॉफिट, ठीक है। अब ये ऑप्शन पे आके देखते हैं हम। तो बच्चों इसमें इन्वेंट्री जो वैल्यू होगी ना वो फुल कॉस्ट पे होगी, इसके अंदर फिक्स भी है और वेरिएबल भी। और जब ये क्वेश्चन हम एब्जॉर्प्शन का करेंगे ना तो यहाँ पे फिर वही बात आएगी, ओवर अप्लाइड और अंडर अप्लाइड, ओवर एब्जॉर्ब और अंडर एब्जॉर्ब। अगर हमारी अप्लाइड और एक्चुअल सेम होगा तो देन देयर इज नो अंडर और ओवर अप्लाइड। और अगर इनमें डिफरेंस आएगा तो हमें पता है जब अंडर अप्लाइड आ जाए तो हमें अपनी कॉस्ट को बढ़ाना पड़ता है, और अगर ओवर अप्लाइड आ जाए तो कॉस्ट को कम करना पड़ता है, ठीक है। ये बात को मैं यहाँ पे एक दफा और एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर अंडर अप्लाइड आएगा हम उसके दो ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अंडर अप्लाइड अगर हमारे पास आएगा, ये अंडर एब्जॉर्ब्ड प्रोडक्शन ओवरहेड, तो उसके दो ट्रीटमेंट है। या तो हम अपनी कॉस्ट को बढ़ाएंगे, कॉस्ट के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा और प्रॉफिट के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा, दोनों में से कोई एक काम करना होता है। कॉस्ट में हम इसको करते हैं ऐड और प्रॉफिट में से इसको करते हैं लेस, ठीक है। कॉस्ट में क्या कर देते हैं ऐड और प्रॉफिट से कर देते हैं लेस। और अगर आ जाए ओवर एब्जॉर्ब, तो हम कॉस्ट में से करते हैं लेस और प्रॉफिट में करते हैं ऐड। हमें इन दोनों में से कोई एक काम करना होता है, ठीक है। दोनों नहीं कर देना आप लोगों ने, ये काम करना है कोई एक। क्यों? अंडर एब्जॉर्ब आ रहा है तो इसका मतलब है कि हमने अपनी कॉस्ट कम लिखी हुई थी तो हम उसमें कॉस्ट को बढ़ा देंगे, ठीक है। या हम क्या कर देंगे, अपना प्रॉफिट कम कर लेंगे। और अंडर एब्जॉर्ब आता कब है, ये भी चलो यहाँ पे बात और एक दफा कर देते हैं अगर किसी के ध्यान में नहीं है। अंडर एब्जॉर्ब का मतलब है कि एब्जॉर्ब जो है वो लेस है और एक्चुअल जो है वो मोर है, ये कहलाता है अंडर एब्जॉर्ब, ठीक है बच्चों। और ओवर एब्जॉर्ब में क्या है कि एब्जॉर्ब जो है वो ज्यादा है, ठीक है, और एक्चुअल जो है वो लेस है। तो जब एब्जॉर्ब ज्यादा होते हैं तो आपने अपनी पहले जो कॉस्ट है ना उसको बढ़ाया हुआ है, तो उस कॉस्ट को क्या करना पड़ जाता है, कम करना पड़ जाता है। जब भी देखो हम कॉस्ट में से क्या कर रहे हैं, इसको लेस कर रहे हैं और प्रॉफिट में ऐड कर रहे हैं। ये बात हमें पता है, चलो एक हमने एक रिव्यू प्रोसेस का ले लिया। अच्छा जी आगे आते हैं। ये हमारे पास एक एग्जांपल है, सेल्स आ गई, ओपनिंग इन्वेंट्री किस पे होगी, फुल प्रोडक्शन कॉस्ट। ये प्रोडक्शन कॉस्ट आ गई, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड प्रोडक्शन ओवरहेड्स एब्जॉर्ब। इसके अंदर फिक्स भी है और वेरिएबल भी है। ये हमारी टोटल कॉस्ट बन गई। क्लोजिंग इन्वेंट्री हमने लेस कर दी, ये 14,000 आ गई,
तो फुल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ सेल्स आ रही है हमारी, दिस इज फुल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ सेल्स 184,000। और ये जो हमारे पास आ रहा है दिस इज कॉल्ड ग्रॉस प्रॉफिट एट स्टैंडर्ड। ग्रॉस प्रॉफिट एट स्टैंडर्ड कहलाएगा क्योंकि ये हमारी अब्जॉर्ब एफओ के साथ आया है। फिर इसके बाद जब हम इसमें अंदर अंडर और अब्जॉर्ब का कैलकुलेशन कर देंगे कि अब्जॉर्ब हुए 100,000 और एक्चुअली इनकट हुए 95,000। तो बच्चों ये ओवर अब्जॉर्ब है कि अंडर अब्जॉर्ब? ओवर अब्जॉर्ब, ठीक है। हमारी फाइनेंशियल्स में हम देखो कितने डाले हुए हैं, 1 लाख डाले हुए हैं, जबकि एक्चुअली इनकट हुए हैं 95। तो हमारी जो कॉस्ट है ना ये ज्यादा आ रही है, ठीक है, और हमारे पास प्रॉफिट जो है वो कम आ रहा है। तो हमने प्रॉफिट में जाके इसको ऐड कर दिया। हमारे पास जब ओवर अब्जॉर्ब होता है, ठीक है, हमारे पास जब ओवर अब्जॉर्ब होता है तो हमारे पास कॉस्ट क्या आ रही होती है, ज्यादा आ रही होती है, ठीक है। जैसे इस केस में आप देखें आपने कॉस्ट डाली हुई 100,000, तो इस केस में हमारी कॉस्ट ज्यादा आ रही है और हमारा प्रॉफिट कम है। तो हमें जाके प्रॉफिट में इसको जाके हमने ऐड कर दिया। अब हमारे पास ये आ गया ग्रॉस प्रॉफिट एट एक्चुअल, ग्रॉस प्रॉफिट एट एक्चुअल, और इसमें से फिर हम एडमन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन लेस कर देंगे तो हम अराइव हो जाएंगे एट प्रॉफिट। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में बच्चों आपके पास दो चीजें आएंगी, ग्रॉस प्रॉफिट एट स्टैंडर्ड एट नॉर्मल, इसको कहा जाता है विद जब एब्जॉर्ब एफओज निकाला जाता है, और जब हम अंडर ओवर अप्लाइड का ट्रीटमेंट कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है ग्रॉस प्रॉफिट एट एक्चुअल, ग्रॉस प्रॉफिट एट एक्चुअल। सर एक सवाल सर। जी जी प्लीज। सर ये हम अंडर और ओवर अब्जॉर्ब को प्रॉफिट के बाद भी कर सकते हैं? जी जी, हमारे पास देखो ये दो तरीके अवेलेबल हैं। हमने एक्शन में बात की कि अगर हमारे पास ओवर एब्जॉर्ब आ रहा है ना, इसका मतलब है कि हमारी कॉस्ट ज्यादा आ रही है, कॉस्ट में से हम लेस कर दें या प्रॉफिट में ऐड कर दें। अभी हमने जैसे यहाँ पे किया है, क्या किया है, प्रॉफिट में ऐड किया है। प्रॉफिट था पहले 246 और उसके अंदर प्रॉफिट में जाके ऐड कर दिया। ये ट्रीटमेंट हम कॉस्ट के एंड पे भी कर सकते हैं और यही ट्रीटमेंट हम आप लोगों और ये कौन डिस्ट्रैक्शन आ रही है? आप म्यूट करें। जी बेटा, हम दो तरीके से ये काम कर सकते हैं। वन इज हम कॉस्ट में से लेस कर दें और प्रॉफिट में ऐड कर दें। अभी आपने देखा है कि हमारे पास जो प्रॉफिट आ रहा था हमने उसमें ऐड किया, 246 में जाके 5 को ऐड कर दिया। जब ओवर आएगा तो प्रॉफिट में ऐड कर सकते हैं या कॉस्ट में से लेस कर सकते हैं। तो एक अगर हमें कॉस्ट में से लेस करना था तो हमारे पास कॉस्ट कितनी आ रही थी 184, इसमें से हम 5 लेस कर देते, तो फिर भी हमारे पास प्रॉफिट ने यही 251,000 आना था। ओके सर ये जो नीचे नेट प्रॉफिट आया है, जी हम इसके बाद ये वर्किंग कर सकते हैं ना ओवर? जी जी, वहां पे भी कर सकते हैं, वहां पे भी कर सकते हैं, लेकिन यूजली ये किया जाता है ग्रॉस प्रॉफिट के बाद यूजली, लेकिन वहां पर भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ एग्जांपल चल रही है। आगे आ जाता है मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का कंपैरिजन। जो मैंने आपको कहा था कि हम मरी जाएंगे, ठीक है, तो ये मरी जाने का एक रास्ता आ रहा है। सर मरी कल ना चले? यार आज तक इससे कल ही चलेंगे, जस्ट एक रिव्यू दे रहा हूँ आपको, एक कि हमने जो आज चैप्टर पढ़ा है ना उसका कल्मिनेशन पॉइंट क्या है, एंड क्या होना है। ये देखो थोड़ी सी बातें हाईलाइट की, सिर्फ ये वाला पैरा 2-4 मिनट में पढ़ते हैं और कल इसकी एग्जांपल देखेंगे और आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। The difference in profit is entirely due to the difference in inventory valuation, as fixed overheads are treated as period cost in marginal costing and a product cost in absorption costing. ये हम अपनी अगर एक्सेल शीट में आए हम देखें कि ये क्या करते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग वाले, ये प्रोडक्शन मार्जिनल कॉस्टिंग वाले प्रोडक्शन कॉस्ट, फिक्स्ड जो प्रोडक्शन कॉस्ट है ना उसको कंसीडर करते हैं पीरियड कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्टिंग वाले फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट को पीरियड कॉस्ट कंसीडर करते हैं, ठीक है।
जबकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वाले इसको प्रोडक्ट कॉस्ट कंसिडर करते हैं। क्या कंसिडर करते हैं? प्रोडक्ट कॉस्ट। ये इसको कंसिडर करते हैं प्रोडक्ट कॉस्ट, और जबकि ये इसको कंसिडर करते हैं पीरियड कॉस्ट। तो जिसकी वजह से क्या होता है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री में प्रॉब्लम आ जाता है। जब उसमें प्रॉब्लम आएगा तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे आती है? ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन लेस क्लोजिंग। तो जब क्लोजिंग इन्वेंट्री और ओपनिंग इन्वेंट्री में फर्क आ रहा है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में फर्क है, और इवेंचुअली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में फर्क, और फिर प्रॉफिट में भी फर्क आता है। तो इसकी एग्जांपल हम कल देख लेंगे जब आपको एक डिफरेंस। The main difference between production cost, between absorption costing and marginal costing is that in absorption costing, inventory cost includes a share of fixed production overhead cost. ठीक है बच्चों, अब ये वाली बात जो हमने बताई थी, इन्वेंट्री इंक्रीज जब करेगी ना, दैट इज क्लोजिंग इन्वेंट्री इज ग्रेटर देन ओपनिंग इन्वेंट्री, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्रॉफिट वुड बी हायर देन मार्जिनल कॉस्टिंग के प्रॉफिट से। और इसी तरह इफ इन्वेंट्री डिक्रीजेस, ये इंक्रीजेस थी ना, और अगर इन्वेंट्री डिक्रीज करेगी, कैसे? क्लोजिंग इन्वेंट्री की लेस है और ओपनिंग की ज्यादा है, तो इस केस में मार्जिनल कॉस्टिंग का जो प्रॉफिट है वुड बी हायर। ये बात जो मैंने आपको शुरू स्टार्ट ऑफ द लेक्चर में यहाँ एक्सेल शीट में बताई थी, दैट इज if closing inventory is greater than opening inventory, absorption cost and profit is higher, and if closing inventory is lesser than opening inventory, marginal cost and profit is higher. तो इस बात को हम देखेंगे कि ये कैसे वर्कआउट हो रही है। इसके लिए आपके लिए जो आज होमवर्क है ना, वो ये एक एग्जांपल कर लेते हैं। प्रॉफिट डिफरेंस की एग्जांपल है, एग्जांपल 4। तो इसको आप जरा देखिएगा कि कैसे किया गया है और कैसे मूवमेंट आ रही है। बल्कि इसके अलावा हम ना एक और क्वेश्चन भी देख लेते हैं। नहीं बेटा, एक सेकंड। कि जो बातें हम कह रहे हैं ना कि उसका प्रॉफिट ज़्यादा आएगा और इन्वेंट्री में फ़र्क आता है एंड सो ऑन, इसके लिए हम एक जो है ना क्वेश्चन करते हैं। बेशक हम अभी इसी कंप्रिहेंसिव एग्जांपल का कर लें या हम कर लें, ये एग्जांपल नंबर 3 है ना बच्चों, इसे हम कर लेते हैं एज ए होमवर्क लेते हैं। कल हम इसी को ही यहाँ पे सॉल्व करेंगे, प्लस पास पेपर्स को भी इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अभी आज के जो लेक्चर में हमने बातें की, इसके मतलब कोई क्वेश्चन करना है तो बताएं। जी, तो मैं जस्ट एक रिव्यू दे दूं कि आज हमने क्या किया, आपको नेट शेल में रहे, कोई कंफ्यूजन ना रहे। स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी बेसिक्स। सारे मैं इसके कलर्स खत्म करता हूं। हमने स्टार्ट लिया बच्चों, यूनिट कॉस्ट हमने डिटरमिन करनी है अंदर मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन। ये हमारे चैप्टर का नाम है, मार्जिनल कॉस्टिंग एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। दिस इज आवर चैप्टर नेम, और इसमें हमने डिटरमिन करनी है यूनिट कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट ये कहती है, इसके दूसरे नाम है वेरिएबल कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट भी इसको कहा जाता है। इसमें अंदर जब हमने प्रोडक्शन कॉस्ट निकालनी है, प्रोडक्शन यूनिट कॉस्ट निकालनी है, तो उसके अंदर डायरेक्ट मटेरियल आएगा, डायरेक्ट लेबर आएगी, एंड ओनली वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड। ऑन द अदर हैंड जब हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पे आते हैं, इसका नाम है फुल और ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल भी कहा जाता है। इसके अंदर डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड, ये तो सेम है जो यहाँ पे थे, ये सेम आ गए। लेकिन जो डिफरेंस है जो कि लीड करेगा, दैट इज फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड का। ये एक डिफरेंस है। दिस इज द डिफरेंशियल पॉइंट, जिसकी वजह से वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री में भी फर्क आएगा, और जब इन्वेंट्री का फर्क आता है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में फर्क आता है, और फिर प्रॉफिट में फर्क आएगा। इसलिए जब आप इनकम स्टेटमेंट अगर मार्जिनल से बनाएंगे और इनकम स्टेटमेंट आप एब्जॉर्प्शन से बनाएंगे, तो दोनों के प्रॉफिट में फर्क आएगा। अब ये फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट पे हम कैसे लेके जाते हैं, इसको बच्चों हम लेके जाते हैं, आपने पढ़ा था प्री डिटरमिन्ड एफओएच रेट, और वो कैसे निकालते हैं, एस्टिमेट एफओएच डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड बेस। और बेसिस जो हम यूज कर सकते हैं
वो हमारे पास 6 किस्म की थी, दैट इज डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, प्राइम कॉस्ट, मशीन आवर्स, यूनिट्स प्रोड्यूस एंड सो ऑन। ये हमारे पास 6 बेसिस अवेलेबल है। जस्ट एक रिव्यू दे रहा हूँ जो हमने आज चैप्टर पढ़ लिया। अच्छा जी, इसके अंदर फिर एक कॉन्सेप्ट आया था, दैट इज ऑफ कंट्रीब्यूशन मार्जिन, जो कि क्या होता है, इसका ताल्लुक है मार्जिनल कॉस्टिंग के साथ, और इसके अंदर हम सेल में से सारी की सारी कॉस्टें वेरिएबल जो नेचर की हैं, वेरिएबल वेरी क्या करती हैं, जब सेल बढ़ रही है तो ये बढ़ेंगी, जब कम हो रही है तो कम होंगी। जब हम ये लेस करते हैं तो हमारे पास आता है कंट्रीब्यूशन मार्जिन। इसके अंदर दो कॉन्सेप्ट हैं, ग्रॉस कंट्रीब्यूशन मार्जिन एंड नेट कंट्रीब्यूशन मार्जिन। ग्रॉस कंट्रीब्यूशन मार्जिन के लिए आप जस्ट प्रोडक्शन की वेरिएबल कॉस्ट लेस करते हैं, और नेट कंट्रीब्यूशन मार्जिन के लिए आप ऑल वेरिएबल कॉस्ट लेस करते हैं। तो मार्जिन कॉस्टिंग से जब आप इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो सेल लेस वेरिएबल कॉस्ट, आपके पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन आएगा, फिक्स कॉस्ट लेस करेंगे तो आपके पास प्रॉफिट आएगा। ओके, ऑन दी अदर हैंड जब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के साथ आप इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं तो सेल्स लिखेंगे और लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और इस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर सिर्फ प्रोडक्शन रिलेटेड खर्चे आएंगे, और वो बहुत आएंगे, वेरिएबल भी और फिक्स भी। जब हम ये लेस करते हैं तो हमारे पास आता है ग्रॉस प्रॉफिट, इसमें हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस करते हैं, दीज आर नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स प्लस सेलिंग एंड वेरिएबल, जो भी कुछ हमारे पास हैं वो सारे लेस करेंगे तो हमारे पास आएगा प्रॉफिट। तो आज हमने ये अंडरस्टैंड कर लिया है कि मार्जिन कॉस्टिंग कैसे इनकम स्टेटमेंट बनती है और एब्जॉर्प्शन ही कैसे बनती है। कल हम जाके ये जो बात है कि वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, प्रॉफिट पे इंपैक्ट डालती है, इसको इंशाल्लाह कल हम देख लेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, कल इंशाल्लाह फिर मिलेंगे और इन चीज़ों को करेंगे। आपके इस दौरान कोई क्यूरी हो तो आप मुझे भेज सकते हैं। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम अल्लाह हाफिज़। वरहमतुल्लाहि।